हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक 2020 के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन इकोनॉमिक अतिरिक्तांक का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 में भी 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन हुआ था और इसमें भी 50 एमसीक्यू डिस्कशन होगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके पार्ट 1 इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं पार्ट 2 का। यानी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। कपाट का संबंध है यानी किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों सहायता व मूल्यांकन से है। क्वेश्चन नंबर 52, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? यानी कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 115 करोड़ का स्वर्ण आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राज्यों सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट भारत में सबसे ज्यादा सड़क कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप कौन सा है? तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप M4 है। यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एवं कमोडिटी एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करता है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। यानी स्टॉक एक्सचेंज एवं कमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यों को कंट्रोल करता है सेबी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ है? तो ये है अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के मात्र 5 राज्यों की देश के कुल निर्यातों में हिस्सेदारी लगभग 70% है। ये निम्न में से कौन सा राज्य है जो इस वर्ग में शामिल नहीं है? तो वो है उड़ीसा। यानी भारत सरकार जितने भी निर्यात करती है तो सभी राज्य कहीं प्रोडक्शन से निर्यात किया जाता है। तो जो 5 राज्य हैं भारत के ऐसे जिनका हिस्सेदारी 70% है और बाकी जितने राज्य है वो 30% में सिमट जाते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात इंक्लूड है 70% में, लेकिन उड़ीसा जो है इस 70% में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है? नहीं। यह विश्व बैंक के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यह किसी देश के राज्य सरकार को ऋण प्रदान करती है? नहीं। यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये कथन हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जो युवाओं को कौशल परीक्षण के रूप में प्रमुख योजना है कौशल परीक्षण के लिए युवाओं को, उसमें से ये जो 3 आपका कथन है ये सही है या गलत है, ये आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर मैं बता दूं, ये तीनों कथन सत्य है। अब हम कथन देखते हैं कि कौन कौन से कथन है, इससे रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसके की पॉइंट क्या है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।
ये भी सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25% लक्ष्य का आवंटन किया गया है। ये भी सही है, यानी तीनों इसका कथन जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में कौन सी निकाय शामिल है? तो भारतीय उर्वरक निगम यानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड भारतीय कपास निगम यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जूट निगम जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी 1 2 3 4 यानी चारों भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर के निकाय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों जो है पब्लिक सेक्टर के निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार सितंबर 2019 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? यानी भारत के ऊपर कितना कर्ज है? तो ये है 557.5 अरब डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पास मतलब भारत पर 2019 के अंत तक 557.5 अरब डॉलर का कर्ज है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन है। ए जो है सार्वजनिक ऋण, ये मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, सार्वजनिक ऋण। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 50%। 50% बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य निर्धारित लागत का 50% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित योजना है? तो ये बीमा से संबंधित योजना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 25 सितंबर 2008 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। इसके बावजूद निम्नलिखित में से शामिल में किन राज्यों ने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया है? देखिए 25 सितंबर 2008 को प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना का शुरुआत किया था। इसमें कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जिन्होंने इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया? बिल्कुल वो राज्य उड़ीसा है, केरल है, पंजाब है और दिल्ली, ये चारों राज्यों ने मना कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, वैश्विक भूख निर्देशांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 102वां यानी 102 रैंक है वैश्विक भूख निर्देशांक 2019 में भारत का। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विभिन्न राष्ट्रों के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है? तो ये संस्था है विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो 3 कथन दिए हुए आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कहता है, 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ हुई, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई। किस डेट को हुई, तो 1 मई को शुरुआत हुई। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य सन 2020 गरीबी रेखा के नीचे के 8 करोड़ लाभार्थियों को रसोई कनेक्शन यानी रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 8 सितंबर 2019 तक 8 करोड़ कनेक्शन इस योजना के तहत दिए जा चुके थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, किस समिति ने कृषि जोतों यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यानी कि इसने सिफारिश की थी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि जोतों यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पे कर लगा दिया जाए। ये किया था राज्य समिति ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बारे में 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है, 2 और 3 कथन। लेकिन हम 2 और 3 कथन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कहता है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला, एक आदिवासी को ऋण देगा। देखिए एक दलित, एक आदिवासी, कोई भी आदिवासी हो सकता है, वो पुरुष या महिला दोनों हो सकता है। एक दलित, वो भी दलित में क्या है कि वो पुरुष और महिला दोनों हो सकता है, लेकिन एक महिला जो है यानी कि वो महिला ही होगी। एक महिला, एक आदिवासी, एक दलित, ये 3 को स्टैंड अप इंडिया के तहत बैंक को प्रत्येक ब्रांच को लोन देना है। थर्ड नंबर देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देकर इन वर्गों के लिए लोगों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यानी कि इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी माहौल तैयार हो, इसके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देगा बैंक। जो 1 नंबर ऑप्शन था ये रॉन्ग था, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि पढ़ने से क्या फायदा, गलत डाटा स्टोर ना हो जाए माइंड में। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, युवाओं के लिए उद्यमशीलता के माहौल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा योजना की घोषणा की। देखिए युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ये किया है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं में उद्यमशीलता के माहौल बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री युवा योजना का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको तीन कथन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका 1 और 2 कथन सत्य है, यानी कि हम कथन देखेंगे, नई योजना के तहत किसानों को रबी के अनाज और तिलहनी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, खरीफ के अनाज तथा तिलहनों के लिए 2% प्रीमियम देना होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार माइकेल कैमर, अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं तथा स्थर डफलो को निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। तो इनको जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है वो दिया गया है किस कार्य के लिए, आय एवं धन के वितरण की असमानताएं के लिए, यानी आय एवं धन के वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्प्रॉपर है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी इसका अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, यानी कि जो भी अवैध रूप से यानी गलत तरीके से धन का ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, उद्योग 4.0, ये देखिए पॉइंट है यानी इंडस्ट्री 4.0 निम्नलिखित में से किस सुझाव की ओर इंगित करता है, मतलब इसका मोटिव क्या है। तो मोटिव है विनिर्माण प्रौद्योगिकी में स्वचालितीकरण यानी कि ऑटोमेशन एवं डाटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 देखते हैं, राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो अगर हम ब्याज व्यय को घटा दें तो ये प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई है। तो ये हस्तशिल्पियों के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है। तो गिनी गुणांक का प्रयोग आय के वितरण की असमानताओं की माप के लिए किया गया है। गिनी गुणांक याद रखिएगा, गिनी गुणांक टर्म याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है, आय के वितरण की असमानताओं की माप के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, वर्ष 2018 से 19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन रहा। तो देखिए भारत का सबसे ज्यादा व्यापार
व्यापार साझेदार जो रहा वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए रहा 2018 से 19 के बीच में। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो गोवा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जहां पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, भारत में टेलीपोर्ट, डीटीएच केबल नेटवर्क आदि प्रसारण सेवाओं में अधिकतम कितने प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की ऑटोमेटिक रूट के तहत अनुमति दी गई है? तो ये 49 यानी 49% एफडीआई की मंजूरी दी गई है टेलीकॉम, डीटीएच केबल नेटवर्क प्रसारण सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को सस्ते दर पर सोलर पंप मुहैया कराने हेतु सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया। सौर सुजला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपको याद रखना है कि सौर सुजला योजना किसके लिए है? तो ये है सोलर पंप मुहैया कराने के लिए सौर योजना का शुरुआत हुई है। दूसरा, ये कब स्टार्ट किया गया? 1 नवंबर 2016 को। और इसके कथन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ने इस योजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड गलत है तो हम नहीं पढ़ेंगे उसको। थर्ड नंबर देखते हैं, इसी तरह पूरे देश में ये योजना उन क्षेत्रों में चलाई जाएगी जहां बिजली की कमी की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती। तो ऑप्शन नंबर जो कथन 3 है वो भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और थर्ड सही है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का कितना हिस्सा है? तो 79.8% यानी अप्रोक्स 80% हिंदू हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY शुरू की है। इस योजना के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वो बताना है इसमें कौन से कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 सही है, तो 1 नंबर हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा तीसरा आप देख लीजिए क्या होगा। खनन वाले जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और दूर करना इस योजना का मेन मकसद है। बिल्कुल आपको पता होगा कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा माइंस होते हैं, जितने ज्यादा खनिज संपदा होते हैं, वहां पे हेल्थ इशू सबसे ज्यादा आते हैं लोगों को, और लोगों को वहां स्वास्थ्य और प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लेकिन उससे जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे जगह या उस राज्य में दूसरे क्षेत्र में विकास किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड जो है आपका कथन वो देख लीजिए, खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन 88, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है, यानी किस बैंक का स्लोगन है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्लोगन है, आपका बैंक आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 1 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 यानी NDMP जारी की। इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है, बिल्कुल सही है। इस योजना का विजन भारत को आपदा से उबरने में अधिक सक्षम बनाना है, ये भी सही है। यह योजना आपदा जोखिम घटाने के लिए सेंडई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ मोटे तौर पर तालमेल करेगा, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, यानी सरकार अगर जैसे रेलवे है, चाहे आपका PSU, बहुत सारे PSU यानी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन यूनिट, जैसे कि आपका हेल है, बेल है, तो ये सब सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है इनका, क्योंकि इसमें वाणिज्य और व्यापार पर पूरा सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार इसके मालिक होती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही?
तो गेहूं और चावल के उत्पादन की वृद्धि में हरित क्रांति जो आई थी, वो गेहूं और चावल की जो फसल थी उसमें काफी वृद्धि हुई, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए 12 से 12 याद रखिएगा, यानी 2012 से 2017 जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, स्मार्ट सिटी के बाद केंद्र सरकार ने अब स्मार्ट गांव बनाने की योजना के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी है। इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि 100 स्मार्ट सिटी भारत सरकार यानी मोदी सरकार बनाने के बाद अब ग्रामीण गांव को भी स्मार्ट गांव बनाएंगी। इसमें आपको कथन है 4 और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन कहता है, इस मिशन के तहत अगले 3 सालों के भीतर देश के गांवों के 300 क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। बिल्कुल ये करेक्ट है, यानी आपको पता है 100 स्मार्ट सिटी बनने के बाद अब 300 गांव के क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। दूसरा नंबर, इस मिशन के उद्देश्य गांवों को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना। तो आर्थिक विकास की बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा, लेकिन देश की विकास 23.9 जीडीपी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, इस योजना के तहत राज्य सरकारें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिए तैयार रूपरेखा के अनुरूप क्लस्टरों की पहचान करेगी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 3, इस मिशन का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि सभी उपयुक्त जितने भी ऑप्शन है यानी कि कथन है वो सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय लगभग कितना इस वर्ष के बजट में अनुमानित किया गया है? मतलब केंद्र सरकार 2020-21 के में कितना केंद्र सरकार व्यय करेगी यानी खर्च करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है, यानी कि 30.42 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के बजट में ब्याज भुगतान के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो आवंटित राशि ब्याज भुगतान के लिए टोटल है 7.08 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की जा रही है? तो देखिए मुंबई में नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये जापान की मदद से। जापान इसके लिए वित्तीय यानी आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता दोनों के लिए सहयोग कर रहा है जापान। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, MRTP आयोग को निरस्त करके इसके स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा आयोग यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ब्याज दर नीति जो है वो 4 आपका दिया गया ऑप्शन किसके अंतर्गत आती है? राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति या उपयुक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर की नीति आती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारण का आधार क्या है? यानी जो जब भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको केंद्र सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देती है कुछ पैसे के रूप में। वो क्या आधार देखा जाता है, किस आधार पर उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है? तो आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन था MCQ जिसका हमने डिस्कशन किया। इस लेक्चर में 50 और पार्ट 1 में भी 50 हमने डिस्कस किया था। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी 50 डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वीडियो सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। और इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जितने भी इकोनॉमिक्स का और भी GS का जो भी वीडियो
अपलोड है माई एकेडमी चैनल पे तो वो आपके पास पहुंच जाए। और आप इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।